सबसे पहले मैं आप सबको एक चीज फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि हमें अपने तहसील में, हर गांव में, हर शहर में, हर म्युनिसिपल वार्ड में हर हफ्ते 5E मिशन के लिए खड़ा होना है। हमें हर हफ्ते इस 5E मिशन के लिए सैटरडे सेशंस करने हैं। और ये 5E मिशन किसी लिए, क्योंकि इन सभी लोगों के लिए, ये किसानों के लिए जो हमारे गांव में, हमारे शहर में रहते हैं, उन लोगों के लिए सब कुछ करना है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी हमने ली है, हमने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ये 5E मिशन इसके लिए नहीं करना है, ये सैटरडे सेशन इसके लिए नहीं करना है कि हमें बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए इसकी जरूरत है। कोई भी नहीं, कोई भी बिजनेस हाउस, कोई भी बिजनेस कंसल्टेंट, कोई भी जो बिजनेसमैन है, कोई भी नहीं बोलेगा कि आप इस 5 मिशन को करिए, 5E मिशन को करिए इस बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। ये 5E मिशन नहीं है। ये 5E मिशन उसके लिए है जिसके लिए इस कंपनी के, इस संस्था की, इस संगठन की शुरुआत हुई है। दोस्तों, इस संगठन की शुरुआत हमने सिर्फ पैसे कमाने के लिए की ही नहीं है। इनफैक्ट जब इसकी शुरुआत की, जिस पर्पस, जिस मकसद के साथ की, तब पैसा कमाना, बिजनेस करना था ही नहीं। वो मकसद था और जिसके लिए पता चला कि बिजनेस ही जरूरी है, इसलिए हम लोग हैं। ये MCL, ये संगठन है इस 5E के लिए बना हुआ। पहला ये है एनवायरमेंट कंजर्वेशन। हमें अपने तहसील में जो पर्यावरण, उसे हर तरीके से उसका संवर्धन करना है, उसको बढ़ाना है और हमेशा उसका ख्याल रखना है। ये हमारा पहला ई है। दूसरा, ये 100% एम्प्लॉयमेंट है। हमारे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, किसी को अपना घर छोड़ने की नौबत ना आए। हर व्यक्ति को हमारे तहसील में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। ये हमारा दूसरा मकसद। तीसरा ये है एम्पावरमेंट, सक्षमीकरण। हमारे किसानों का, महिला बचत गटों का, युवाओं का, जो खुद ना खुद कुछ बिजनेस कर रहे हैं, वो सक्षम हो, अपने बिजनेस बेहतर करे, इसलिए हमें काम करना है। चौथा ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर हमारे परिवार, हमारे तहसील में जितने भी परिवार रहते हैं, जितने भी फैमिलीज रहते हैं, हर फैमिली को एक अच्छा रिस्पेक्टेबल इनकम मिलना चाहिए, हर महीने, हमेशा के लिए सस्टेनेबल वे में मिलना चाहिए। और हमारा पांचवा ये है एनर्जी सुपर पावर, क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज है कि जो हमारे भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फिर से बनाएगी। और दोस्तों, ये जो हम 5E के लिए काम करने वाले हैं और काम करना है हमें, बिजनेस के लिए डायरेक्ट इसका संबंध नहीं है। इनफैक्ट आज अगर आप देखेंगे तो हमारे इस सेक्टर में बिजनेस, अगर हम सिर्फ बिजनेस की एंगल से इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे पोजीशन में है। आज तो परिस्थिति इतनी अच्छी हो गई है, नॉर्मली अगर आप बिजनेस में देखोगे आजू बाजू में, तो लोग सिर्फ पेपर के ऊपर उनका पूरा बिजनेस प्लान होता है, फिर भी वो फंड रेज करते हैं, फिर भी उनको पैसे मिलते हैं और वो बिजनेस शुरू करते हैं। सिर्फ पेपर के ऊपर भी उनके बिजनेस होते हैं। अगर अपने प्रयोगशाला में, अगर अपने लैबोरेटरी में अगर कोई एक प्रयोग किया कि मैं इससे ये बना सकता हूं, तो आपको पैसे मिल जाते हैं, आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। लेकिन अगर अपने आप जो कहना चाहते हो, करना चाहते हो, ये कहीं तो करके दिखाया, तो कंप्लीट, फिर आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, आप फुल फ्लेज बिजनेस कर सकते हो। और ऐसी परिस्थिति में MCL की तरह, आज MCL के 15 एमकोल की फैक्ट्री चल रहा है। नेपियर ग्रास से एमकोल यानी बायोकोल बनाने की फैक्ट्री, जो दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसे 15 फैक्ट्री हम लगा रहे हैं, हम चला रहे हैं, और 100 फैक्ट्री शुरू हो रही है, वो प्रोसेस में है। MCNG, अभी MCNG में नेपियर ग्रास से CNG बनाने वाले पूरा इतना बड़ा प्लांट सिर्फ हमारा है। 59 लोकेशन पे हम जो काम कर रहे हैं अभी MCNG का, ये 59 लोकेशन पे लोकेशन आइडेंटिफाई करना, उसके सब परमिशंस लाना और काम की शुरुआत करना, ये मोर देन 75% होता है किसी भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, जो हम लोग इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो एम पिलेट्स होने वाला है, ये पूरी तरह से LPG को एलिमिनेट करेगा। ये सिंगल प्रोडक्ट हमें भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाने वाला है। और ये सब परिस्थिति में MCL अगर बिजनेस के एंगल से हम देखेंगे तो ये बहुत बहुत अच्छे पोजीशन में हम लोग हैं। बहुत दुनिया की नंबर 1 पोजीशन बायोफ्यूल में हम लोग बोल सकते हैं, इस लेवल पे हम लोग हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे, कुछ चीजें क्यों नहीं कर रहे, या हमारे करने के तरीके अलग क्यों है? क्योंकि हम अपने किसानों के, हमारे बच्चों का भविष्य किसी फॉरेनर के हाथों में देना नहीं चाहते और कभी भी देंगे नहीं। लेकिन दोस्तों, हमें इस 5E मिशन के लिए काम करना है और ये सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी है। और इस 5E की मिशन हम अपने घर से शुरू करते हैं।
हमारे अपने तहसील में, एमसीएल में काम करने वाला एमसीएल परिवार में जितने भी उद्योजक है, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स है, उसको उनको हर महीने एक अच्छा इनकम मिलना चाहिए। अब इसके लिए इमीडिएटली काम शुरुआत करना होगा। मैं आपको बोलता हूं कि आप तहसीलों में जितने भी हमारे एमबीपी उद्योजक है, उनको कंपलसरी 15,000 रुपए महीना मिलना चाहिए। जो भी हमारे चैनल पार्टनर है, जो हर घर हर गांव में जाके उन्होंने इतना काम किया है विजन मिशन को बढ़ाने का, उनको 8 से 10,000 रुपए महीना मिलना चाहिए हमेशा मिनिमम। इसके लिए आज इमीडिएटली शुरुआत करते हैं। ये हमारा पहला कदम होगा और इमीडिएटली इसकी शुरुआत करते हैं। और ये काम करने के लिए यानी आपने अगर लिस्ट तैयार की, आपने पूरी लिस्ट तैयार की कि तहसील में मुझे मेरे इतने सारे फैमिली मेंबर्स हैं और मुझे हर महीने इनके लिए इतने पैसे कमाने हैं, तो ये टारगेट से आप आज शुरुआत करते हैं हम लोग हर तहसील में। और उस टारगेट से शुरुआत करने के बाद आज क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, एमकोल एमसीएनजी प्रोजेक्ट कंपलसरी है, क्योंकि इसके उसके बिना हम अपने देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बना ही नहीं सकते। हम वो वॉल्यूम, वो 3,000 करोड़ का जो रेवेन्यू हमें हर तहसील में तैयार करना है, वो विदाउट एनर्जी हम कर ही नहीं सकते। और बात सिर्फ एक एमकोल एक एमसीएनजी प्रोजेक्ट की नहीं है, हमें तो उतने करने हैं जितना पोटेंशियल आज हमारे देश का है, हमारी तहसीलों का है, गांव का है, वो करना ही है। लेकिन आज इमीडिएटली अगर हमें बिजनेस करना है, इनकम कमाना है हमारे इस परिवार के लिए, तो इमीडिएटली क्या कर सकते हैं? तो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट। इमीडिएटली अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है कि एम कैफे। अब इस एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट यानी कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। आज मेरे तहसील में को जो तो महिला बचत घट है, जो किसान है, जो यूथ है, वो क्या चीज तैयार कर सकते हैं, उससे हम शुरुआत कर सकते हैं। और कोई भी एकदम सिंपल, एकदम आसान, सिंपल ऐसा कोई प्रोडक्ट उससे शुरुआत कर सकते हैं, जो हर व्यक्ति को, हर घर को सुबह से दिन में कभी भी लग सकती है, ऐसी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। अभी एम कॉल में कैसा होना चाहिए प्रोजेक्ट, एमसीएनजी में कैसा प्रोजेक्ट होना चाहिए, ये ऑफकोर्स हम बताएंगे आपको। लेकिन मेरे तहसील में मेरे परिवार को इतना इनकम जनरेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे ही तहसील में रहने वाले लोग क्या कर सकते हैं अच्छी तरह से, जो प्रोडक्ट में तैयार करके बेच सकता हूं मार्केट में। ऐसे हजारों प्रोडक्ट का हमने हमेशा डिस्कशन किया है। तो दोस्तों, करिए काम इसके ऊपर, करिए काम इसके ऊपर, क्योंकि हर चीज को टाइम लगता है। यानी आज इमीडिएटली अगर आज से भी आपने शुरुआत की तो भी टाइम लगता है। यानी कौन सी प्रोडक्ट करेंगे, कौन सी चीज है जो है वो हमारे लोग अच्छी बना सकते हैं, कौन से कैपेसिटी में बना सकते हैं, उसका क्या टेक्निकल उसका स्पेसिफिकेशन होगा, कैसे मैं पैकेजिंग करूंगा। दोस्तों, हम डॉक्टर 10-10 साल पढ़ाई करते हैं और वो 10 साल पढ़ाई करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद भी अगर हमें कहीं क्लिनिक डालना होता है तो हम पहले सर्वे करते हैं कौन सी जगह पे मैं क्लिनिक डालूं। कभी कभी तो मैंने देखा है कि डॉक्टर्स वो वहां सिटी में जाके वही सेटल हो जाते हैं। उसके बाद ये सब सर्वे करने के बाद, लोकेशन आइडेंटिफाई करने के बाद, वो कंपाउंडर देखने के बाद 1.5 से 2 साल लगते हैं हमारा क्लिनिक नॉर्मल चलने के लिए, स्टेबल होने के लिए। और हमारे सामने भी अब कई सारे ऐसे उद्योजक है कि जो देखा है हमने कि आज वो एमकोल प्रोजेक्ट चला रहे हैं, लेकिन एमकोल प्रोजेक्ट में भी रॉ मटेरियल हो, मशीनरीज है, उसको सेल करना, ये हर प्रोसेस में। और इसमें तो हम लोग पायोनियर है। ये काम जो हम लोग कर रहे हैं दुनिया में कोई किसी ने कभी नहीं किया है जो हम लोग कर रहे हैं आज। तो इसको वक्त लगता है और वे वक्त सबको लगता है। ये वक्त हमको भी लगेगा, ये वक्त बिल गेट्स को भी लगा था, ये वक्त जेफ बेजोस को भी लगा था, ये धीरूभाई अंबानी को भी ये वक्त लगा था, और जो गमानी साहब है डीमार्ट के, उनको भी लगता है। तो ये प्रोसेस कंपलसरी है, लगती है। लेकिन आज ये इनकम कमाने के लिए, हमारे सभी परिवारों के लिए एक अच्छा इनकम मिलने के लिए आज क्या कर सकते हैं, ये इमीडिएटली आप सोचिए। क्योंकि आज अगर आप सोचेंगे तो हो सकता है कि 2-3-4 महीने के बाद हम लोग एक्चुअली ये प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दें। मैं सिर्फ एमएसपी की बात कर रहा हूं। और अगर आप तहसील में क्या कर सकते हो, इसके लिए मैं चाहता हूं कि हर हफ्ते आप सब टीम मेंबर के साथ मिलिए एक बार। अगर आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए तो हमारे जो सीनियर बीडी है उनसे मिलिए। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कार्तिक रावल साहब का। यानी किसी भी प्रोडक्ट को लेके आप किस तरह से काम कर सकते हो, किस तरह से उसकी तैयारी कर सकते हो, यानी वो प्रोडक्ट, उसके स्पेसिफिकेशन वो कैसे दिखेगा, उसके साथ कितना बिजनेस कर सकते हैं हम, उसके बिजनेस के टारगेट्स भी उन्होंने सेट करके रखी। तो मेरी आप सबसे विनती है कि हर तहसील में हमारे जो भी परिवार है, परिवार सदस्य है, जो भी एंटरप्रेनर है, अभी उनका सस्टेनेबल इनकम अभी शुरू होना चाहिए। इसके लिए अभी काम की शुरुआत इमीडिएटली
करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरे इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी ऐसा ग्रह है कि जिसके ऊपर दुनिया है, जिसके अंदर जीवन है, दुनिया है, और करोड़ों जीव अलग अलग तरह के हैं इस दुनिया में रहते हैं। तो वो क्या विशेषता है, वो क्या स्पेशलिटी है कि जिसकी वजह से पृथ्वी ये जो ग्रह है इसमें ये दुनिया रहती है, ये जिंदगी है, और ये रहस्य है, ये इसका कारण है ये एटमॉस्फेयर। इसका कारण है ये वातावरण, वायुमंडल भी इसको कहते हैं। वात आवरण, वात यानी वायु, आवरण यानी आवरण। तो इस पृथ्वी, इस गोले के ऊपर जो इस वायु का आवरण है इसे हम वातावरण कहते हैं। एटमॉस्फेयर भी उससे ही कहते हैं, एटमॉस वायु और स्फीयर यानी गोला। तो ये एटमॉस्फेयर, ये वातावरण है कि जिसकी वजह से इस पृथ्वी के ऊपर ये दुनिया, ये जीव मुमकिन है। तो दोस्तों, कैसे शुरुआत हुई इस वातावरण की, एटमॉस्फेयर की? तो ये समझने के लिए पहले ये जानते हैं कि ये पूरे सौर मंडल, सोलर सिस्टम जो हम कहते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सौर मंडल यानी क्या, सोलर सिस्टम यानी क्या। तो एक हमारा सूरज, सूर्य, और उसके साथ जो 9 ग्रह है, इन सबको मिलके, ये परिवार को मिलके हम कहते हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत, ये सब होने के पहले, सूरज ग्रह की शुरुआत होने के पहले ये सब एक वायु और कण यानी सॉलिड पार्टिकल्स, इसका एक बहुत बड़ा ऐसे वायु और ये कण थे। और ये जो सॉलिड कण थे, ये सॉलिड पार्टिकल्स थे, ये आपस में टकरा के उनके बीच में न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ। अभी न्यूक्लियर रिएक्शन यानी क्या? तो वही रिएक्शन जो एटम बम में होता है, वो एटम बम जो अमेरिका ने जापान के ऊपर डाला, और जिस एटम बम की वजह से, जिस बम की वजह से जापान सिर्फ कुछ सेकंड में पूरी तरह से तबाह हो गए, क्योंकि इतनी ऊर्जा का निर्माण उस एटम बम से हुआ, इतनी रेडिएशन का निर्माण उस एटम बम से हुआ। और इस एटम बम में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो जो एटम्स होते हैं, 2 एटम, एक तो उनका विभाजन होता है, न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं उसे, नहीं तो 2 एटम्स आपस में मिल जाते हैं, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। जो एटम बम में उन्होंने इस्तेमाल किया था वो न्यूक्लियर फ्यूजन था, फिशन था। लेकिन फ्यूजन में भी और फिशन में उतनी ही एनर्जी तैयार होती है। इनफैक्ट ऐसे कहते हैं कि फिशन में और ज्यादा एनर्जी तैयार होती है। और ये सूरज बनने के पहले ये जो सब कण थे, ये सब सॉलिड पार्टिकल थे, उनमें वही प्रक्रिया हो गई। और ये एक बार शुरुआत हो गई, यानी एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई, तो बहुत बड़े स्केल पे ये एनर्जी और ऊर्जा का निर्माण हुआ। और एक बार ये चालू होने के बाद एक चेन रिएक्शन होती है, जब तक वो मटेरियल होता है तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है और उस ऊर्जा का निर्माण होता रहता है। तो आज उस सूरज में पिछले 450 करोड़ साल से वो सब चल रहा है, और वैसे ही चलता रहेगा अनंत काल तक। और जब सूरज की निर्मित हुई इस न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, तो उसमें जो आजू बाजू के जो वायु थे वो बहुत जोर से बाहर की ओर फेंके गए। तो वो जो वायु के गोले थे, वही गोले, 9 गोले धीरे धीरे करके ठंड शीतल होते 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 उनके ग्रह बन गए। तो ऐसे सौर मंडल और ऐसे सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई। और आज हम देख रहे हैं ये सोलर सिस्टम कि वहां वही सूरज है जहां वो न्यूक्लियर रिएक्शन चालू है, उसमें इतनी एनर्जी हर सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तैयार हो रही है। और ये सब ग्रह है, इस ग्रह माला में पृथ्वी का रैंक नंबर 3 है, हम 3 स्थान पे है। तो दोस्तों, ये सभी जो ग्रह है ये बेसिकली गैसेस से बने हैं, गैसेस और जो थोड़ा सा कोई सॉलिड मटेरियल था। और वो कौन से गैसेस है जो हर इस पृथ्वी पे थे, हर इस ग्रह पे थे? तो इंपॉर्टेंट इसमें से जो गैसेस है वो 4-5 ही है, जिसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है और ऑक्सीजन है। इनफैक्ट कौन से ग्रह के ऊपर कौन से गैसेस है, इसकी अभी पूरी पढ़ाई हो चुकी है, हमारे सामने है। क्योंकि आज अभी बहुत सारे उपकरण हैं जो दिखाई देते हैं, जो जिसे पता चलता है कि इस ग्रह के ऊपर कौन कौन से गैसेस है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो ग्रह है मर्क्यूरी, उसपे 42% ऑक्सीजन है, 29% नाइट्रोजन है, 22% हाइड्रोजन है, और ऐसे हर ग्रह का ये कॉम्पोजिशन है। लेकिन हमारा जो ये ग्रह है,
हमारे ये जो पृथ्वी ये बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? एक तो उसका डिस्टेंस सूरज से एक बहुत अच्छे लोकेशन पे है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उसका कंपोजिशन इन गैसेस का। तो कंपोजिशन क्या है? तो कंपोजिशन ये है कि हमारी इस पृथ्वी के ऊपर 78.1% नाइट्रोजन है और 20.9 यानी ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन है, 0.9% ऑर्गन है, और चौथा जो सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो बाष्प है, वेपर है, वाटर वेपर। अब ये जो बाष्प होता है हवा में, ये 0 से लेके 5% तक हो सकता है। यानी ऐसी हवा जो समुद्र के ऊपर है वहां उस पर ज्यादा बाष्प रहता है, और ऐसी हवा जो जमीन के ऊपर है वो बहुत ही ड्राई है, वहां बाष्प बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी पे अगर आप देखोगे तो हमारी पृथ्वी की भी शुरुआत 450 करोड़ साल पहले हुई। अभी 450 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी की शुरुआत हुई तो पृथ्वी भी एक सिर्फ गैस का गोला था, बड़ा गोला था। उसके बाद उसको आज इस परिस्थिति में आने के लिए पहले 50 करोड़ साल लगे। लेकिन ये आने का जो प्रोसेस था वो 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड होता है। पहली फेज क्या है? तो अर्ली एटमॉस्फेयर। आज ये एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से हम जिंदा है, सब कुछ हो रहा है, जिंदगी है। लेकिन पहले जब पृथ्वी तैयार हुई तब एटमॉस्फेयर बहुत अलग था। गैसेस ये नहीं थे जो अभी सामने दिख रहे हैं हमें। बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड था, बहुत ज्यादा मीथेन था यानी आज से 200 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, ये उसमें जो बाष्प था वो बाष्प से पानी बना और इतने बड़े ओशन या महासागर की निर्मित हो गई। लेकिन इस महासागर के लिए जो बेसिन चाहिए वो कैसे तैयार हुआ? तो जब ये पृथ्वी तैयार हो रही थी तब उसमें इनिशियली बहुत सारे वोल्केनो, ज्वालामुखी तैयार होते थे। और इन ज्वालामुखी का मतलब आपको तो पता है कि ज्वालामुखी यानी फटती है पृथ्वी। तो उसकी वजह से ये बेसिन धीरे धीरे करके तैयार हुए। और उसके बाद का तीसरा जो फेज है जिसमें आज भी हम लोग हैं वो है बायोलॉजिकल एरा। यानी पृथ्वी ठंडी हो गई, महासागर तैयार हो गए, उसके बाद जो की उत्पत्ति किससे हुई? तो हमारे सुपर हीरो, पिछले हफ्ते हमने जिसके बारे में पढ़ा समझा, वो हमारे सूक्ष्म जीव। हमारे सूक्ष्म जीव है जिनकी वजह से इस पृथ्वी के ऊपर जो की शुरुआत हुई। सबसे पहले आए हमारे बैक्टीरियाज, उसके बाद आए दुनिया के पहले एक पेशीय वनस्पति यानी कौन? अलगे। उसके बाद आए दुनिया के पहले एक पेशीय प्राणी यानी प्रोटोजोआ। और बाद में फिर अलगे से फिर वो पूरी, यानी अभी हम देख सकते हैं कि बहुत अलग अलग तरह के पेड़ दिखते हैं, वनस्पति दिखती है। आज हम लोग देखते हैं अलग अलग तरह के प्राणी दिखते हैं। ये सब उन पहले एक पेशीय वनस्पति और एक पेशीय प्राणी, इनसे इनकी शुरुआत हुई है। लेकिन हमारे इन सुपर हीरो ने हमारे इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिर्फ इतना काम नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया कि इसके ऊपर हम जी सके, ये जिंदगी हो सके, ऐसा वातावरण उन्होंने तैयार किया। ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड खाने का काम अगर इन्होंने किया तो इन्होंने किया। ये जो वनस्पति थी, ये जो अलगे थे, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड पूरा खा के ऑक्सीजन इसमें डाला, और जिसकी वजह से अभी ऑक्सीजन इतना ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल कम है। दोस्तों, यही कारण है कि इंटीरियर पृथ्वी का जो अंतरंग है वो इस तरीके से दिखता है। जैसे जैसे यानी कोई भी गोला, अगर आप गर्म गोला अगर ठंड होता हुआ अगर आप देखते हो, जो शीतल हो रहा है उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा। तो वैसे भी पृथ्वी के साथ हुआ, जैसे जैसे पृथ्वी ठंड होती गई, शीतल होती गई, तो जो हल्की चीजें थे वो ऊपर चले गए, जो हमारे इस पृथ्वी के ऊपर है, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट। जो ऐसी चीजें हैं जो अभी भी पूरी तरह से सॉलिड नहीं हुई, वो सेमी सॉलिड ऐसी स्थिति में है, इसको कहते हैं हम लावा। जो दूसरा मेटल करके उसका भाग है, और तीसरा विश्व में जो भाग है उसको कहते हैं कोर। अब ये कोर सबसे हेवी जो मेटल है उससे बना हुआ है, यानी उसमें लेड, उसमें आयरन, निकेल, ये सब कुछ भरा हुआ है और वो सॉलिड है। तो इस तरह से हमारे पृथ्वी का अंतरंग भी है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से शुरू होती है। दोस्तों, ये जो सेक्टर है, जो बहुत सारा टेक्निकल आपको लगेगा, आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा लगेगा, लेकिन इस सेक्टर में भारतीयों ने जो काम किया है, इस सेक्टर में हमारा देश, हमारी संस्कृति कितनी ज्यादा डेवलप थी, ये अगर आप जानोगे, ये अगर आप समझोगे,
तो आपका हमारे देश के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में जो आदर या गर्व था वो बहुत ज्यादा आज बढ़ने वाला है। चलिए समझते इसको। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो शास्त्र जिसे पूरी दुनिया में ज्योग्राफी के नाम से जाने जाते हैं, और वो पिछले 200-300 सालों में ज्यादा डेवलप हुआ है क्योंकि ज्यादा अच्छी तरह से उपकरण आए हैं, ज्यादा अच्छे मैथ्स फिजिक्स के नियम हमें समझे हैं, तो ये बाकी की चीजें पता चला है। लेकिन ये शास्त्र सदियों से भारत में भूशास्त्र के नाम से हमने इसको डेवलप किया है। भूशास्त्र, भू यानी भूमाता हमारी पृथ्वी, और शास्त्र यानी साइंस। और हम इतने ज्यादा डेवलप थे, हमने इस नॉलेज को, इस साइंस को, इस शास्त्र को इतने ज्यादा डेवलप किया था कि लोग, हजारों लाखों लोग हजारों मील का सफर करके सिर्फ यहां पढ़ाई करने के लिए आते थे। अगर एंशिएंट ट्रैवलर्स, जो लोग यहां आए पढ़ाई करके निकल गए, इसकी लिस्ट अगर आप देखोगे तो हम ज्यादा इसके बारे में पढ़ते नहीं। एक तो हमें चाइनीज नाम पता है, बाकी यूरोपियन, बाकी सब, लेकिन बहुत सारे ग्रीक, रोमन्स, ये सब लोग, पर्शियन, यहां आके गए हैं बहुत सारे लोग, और उन्होंने फिर वहां जाके उसमें पढ़ाई की है, कंट्रीब्यूट की है। इनफैक्ट एक समय तो ऐसा था कि पूरी दुनिया में 21 विश्वविद्यालय थे, और सभी विश्वविद्यालय सिर्फ भारत में थे। और ये विश्वविद्यालय ऐसे विद्यालय थे कि जहां एक एक सिंपल चीज का सुपर स्पेशलाइजेशन था। यानी मेडिकल साइंस का मैं विद्यार्थी हूं, मैंने मेडिकल साइंस पढ़ा है। जेरियाट्रिक्स नाम का एक हमारा सब्जेक्ट है, यानी बूढ़े लोगों की शाखा है। बूढ़े लोगों में जो बीमारियां वगैरह होती है वो हमें इतना ज्यादा डेवलप नहीं, हमें चल रहा है, उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और एक स्वतंत्र शाखा वो है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे आयुर्वेद में हजारों सालों पहले उसकी पूरी डेवलप्ड ऐसी शाखा थी। वैसे ही सेम इधर यहां था। इतने सारे हेरोडोटस, मेगास्थनीज, इतने बड़े बड़े नाम उन्होंने यहां पढ़ाई करके वो बाद में वहां गए हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि दोस्तों, हमारे संस्कृति में कछुए का बहुत महत्व है। आप देखोगे तो कछुआ हमेशा एक गुड लक का प्रतीक भी मानते हैं, सभी जगह मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखोगे तो कई सारे मंदिरों में आपको कछुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट पुराने, जो हमारे प्राचीन काल में भारत के लोगों ने जहां बाकी के देशों में भी जो मंदिर का निर्माण किया, यानी बाली, इंडोनेशिया, बाकी के एशियन कंट्रीज, वहां जो हमने मंदिरों का निर्माण किया, वहां भी अगर आप जाके देखोगे तो वहां आपको कछुए नजर आएंगे। कछुओं की प्रतीक है, और एक अच्छी तरीके से, यानी जिसको पूछते हैं ऐसे समय पे वो। इतना ही नहीं है कि हमारे जो पौराणिक कथा है उसमें श्री विष्णु भगवान जो है, उनके 10 अवतार थे। उनका दूसरा अवतार कौन सा था? तो इस कछुए का था। अब इस कछुए का दूसरा अवतार, उसकी पूजा हर जगह की जाती है, साउथ में भी करते हैं, और पूरे भारत में इसकी पूजा करते हैं। तो क्या है इसमें कि हम लोग इसकी इतनी पूजा करते हैं, इतना महत्व इस कछुए का है? तो दोस्तों, इसके पीछे है साइंस। और वो ये है कि कछुआ जो होता है, कछुए के पीछे अगर आप देखोगे तो उसके पीछे एक ढाल होती है, और वो ढाल के ऊपर एक हेक्सागॉन्स वगैरह वो सब होते हैं, और कछुआ धीरे 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 चलता रहता है। तो साइंस उसमें यह है कि हमारे शास्त्रज्ञों ने, हमारे पूर्वजों ने दुनिया को बताया कि इस दुनिया के ऊपर, ये जो दुनिया है, जो पृथ्वी बनी है, बेसिकली ये पृथ्वी बनी है और उसमें बड़े बड़े प्लेट्स है, जिसे कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये एक्चुअली है, जो मैंने भी पढ़ाई की है, कि इस पृथ्वी जो बनी है, चाहे वो समुद्र के अंदर समुद्र हो, जमीन हो, उसके नीचे ये जो अर्थ का क्रेस्ट है, अर्थ का ऊपर का भाग है, वो 7 बड़े बड़े जायंट प्लेट से बना हुआ है। ये पूरी दुनिया, ये पूरा पृथ्वी, और ये जो प्लेट्स है ना, ये एक दूसरे के साथ धीरे धीरे करके कंटिन्यूअस मूवमेंट में होते हैं। और जब 2 प्लेट्स मिलते हैं आपस में, और वो जो जगह होती है, वो जो लाइन होती है ना, उसमें आप देखोगे तो उसमें वही अर्थक्वेक होते हैं, ज्वालामुखी आती है वही। तो पूरी दुनिया में कहाँ ज्वालामुखी आती है, कहाँ अर्थक्वेक आते हैं, तो वो एक लाइन आपको दिखाई देंगी। हमारे भारत का भी अगर नक्काशा देखोगे आप, तो वहां एक लाइन है कि जिस लाइन के थ्रू ही यहाँ भूकंप या अर्थक्वेक आते हैं। दोस्तों, ये साइंस जो अभी कुछ सालों पहले हमको पता चला, मॉडर्न साइंस में पता चला, ये हजारों सालों पहले भारतीयों ने दुनिया को बताया था। और कछुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सभी प्लेट, जैसे कछुआ धीरे 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 करके चलता है ना, वैसे सभी प्लेट्स धीरे 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 करके चलते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने यह कहा था कि
ये जो कछुआ है ये जमीन में भी रहता है और पानी में भी रहता है, और उसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है कि जमीन का जो पानी में जो भी मिट्टी तैयार होती है, उपजाऊ मिट्टी, उसको बाहर लाके वो अच्छा उसको उपजाऊ बाजू की जमीन उपजाऊ करने का भी काम करता है। और ये भारतीयों ने करने के बाद फिर अमेरिका की टॉर्टोइज थ्योरी शुरुआत हुई, चाइनीज की टॉर्टोइज थ्योरी शुरुआत हुई, पूरी दुनिया में फिर टॉर्टोइज की वो अलग अलग थ्योरी अभी कुछ सालों पहले, और उन्होंने फिर उसको शुभ मानना शुरू हो गया। दोस्तों वहां का जो अमेरिका ने जिसने ये टॉर्टोइज थ्योरी डाली पहले प्रपोज की, उन्हीं अमेरिका में जो सीनियर साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि ओरिजिनल थ्योरी भारतीयों की है। इतना ही नहीं, आज अभी देखिए गूगल मैप के बारे में आप सबको पता है कि आज गूगल मैप से हमको पता चलता है कि कहाँ कहाँ जाना है, लोकेशन वगैरह समझते हैं। लेकिन उसी लोकेशन के लिए और एक चीज आज हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो है कोऑर्डिनेट्स। आप जहां रहते हो वह कोऑर्डिनेट्स क्या है, कौन से लोकेशन पे आपकी है संस्था है, घर है, जो कुछ है वो, उसके अक्षांश और रेखांश क्या है ये पता। मैं आप सबको फिर से स्कूल में लेके जा रहा हूं। मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल बोल रहा हूं, आप सबको आज भूगोल सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये सीखना, ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं। तो हमारी ये जो पृथ्वी है, हमारी इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी लोकेशन फाइनल करने के लिए उसमें अक्षांश और रेखांश है। रेखांश यानी जो सीधे ऐसे लाइंस है उसको रेखांश कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइंस है उसको अक्षांश कहते हैं। तो आज कहीं भी आप खड़े हो, कहीं भी आपका घर है, तो वो कौन से अक्षांश और रेखांश में ये समझ में आता है। ओके, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो अगर जिस भी अक्षांश रेखांश में आप हो तो कहीं तो शुरुआत होती होगी, जीरो अक्षांश रहेगा, जीरो रेखांश रहेगा। अभी जीरो रेखांश जिसको जो होता है उसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। पहले जीरो की शुरुआत हुई, उसके बाद में फिर ऐसे ऐसे करके बाकी के अक्षांश और रेखांश की शुरुआत। और दोस्तों आज की तारीख में ये सब जो हम जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अक्षांश, रेखांश, ये कोऑर्डिनेट्स, ये पूरी दुनिया में इसका जो प्राइम मेरिडियन है जीरो, वो कहाँ है? तो आज ये प्राइम मेरिडियन अंग्रेजों के उन्हीं यूके में स्थित लंदन शहर के ग्रीनविच ऐसी जगह पे है। तो इस ग्रीनविच मेरिडियन है जो 1884 में यानी 150 साल पहले दुनिया ने उसको अपनाया, दुनिया ने भाई अंग्रेजों ने, कि ये प्राइम मेरिडियन है, और फिर उसके बाद फिर लैटिट्यूड एल्टीट्यूड यानी वही अक्षांश और रेखांश की शुरुआत हुई। लेकिन क्या समझते, क्या है क्या बिलीव करोगे कि ये 150 साल पहले जो अंग्रेजों ने जो बताया कि हमारे देश में ऐसा प्राइम मेरिडियन चालू होगा, ग्रीनविच में रहेगा, जिसको हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं, हजारों सालों तक पूरे दुनिया का प्राइम मेरिडियन कौन सा था? तो वो था उज्जैन, पूरी दुनिया का। और उससे भी आगे जाके मैं आपको बोलता हूं दोस्तों, ये एक क्लोडियस टोलेमी करके एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर होके गए हैं, खगोल शास्त्रज्ञ। उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्होंने बहुत सारा काम किया है इस विषय में, खगोल शास्त्र में। और जितना कुछ उन्होंने लिखा है, जितना भी काम किया है, जितना भी संशोधन किया है, इस संशोधन में उनके लिए प्राइम मेरिडियन कौन सा था? तो वो था उज्जैन। वो इस पहले जो शताब्दी थी उसमें उन्होंने काम किया, यानी 100 से 170 के बीच में। और उन्होंने जो मैप तैयार किया था जिसके ऊपर ये सब काम किया और अपने थियरीज, अपने सब चीज रखी, वो नक्शा भी आपके सामने है। इसमें उज्जैन ये प्राइम मेरिडियन ऐसा रखा है। लेकिन और एक जबरदस्त ऐसी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी की ये जो गोल है पृथ्वी का, इसके दो भाग होते हैं। ओके, दो भाग किससे होते हैं? तो विषुववृत्त से, उसे कहते हैं विषुववृत्त। उससे होता है ऊपर का गोल, उसे होता है उत्तर गोलार्ध, और नीचे का दक्षिण गोलार्ध। हम भारत उत्तर गोलार्ध में है। अभी उत्तर गोलार्ध जो है ना, वो भी दो टुकड़ों में उसका डिवाइडेशन होता है, जिसे कहते हैं कर्कवृत्त। और नीचे जो साउथ का गोल है उसको कहते हैं विषम कर्कवृत्त और मकर वृत्त। कर्कवृत्त जो है ना वो भारत से जाता है। ओके, तो हमारा जो भारत है उत्तर गोलार्ध में है, और हमारे यहां से कर्कवृत्त भी जाता है। उज्जैन नगरी, उज्जैन शहर जो आज भी है, उससे प्राइम मेरिडियन जाता है। और जहां से ये प्राइम मेरिडियन जाता है और कर्कवृत्त भी जाता है, वो जो पॉइंट है ना कि जिसमें प्राइम मेरिडियन और कर्कवृत्त जाता है, उसी पॉइंट में बना हुआ है ये मंदिर जिसका नाम है महाकालेश्वर। क्या आप सोच सकते हैं?
हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, महादेव के अलग अलग लिंग, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग करके महाकालेश्वर की पूजा की जाती है। और ये उसी स्थान पे, उसी पॉइंट पे है जहां कर्क वृत्त और हमारा प्राइम मेरिडियन मिलते हैं। इनफैक्ट ये वो जगह है, उज्जैन वो जगह है कि जहां हमारे आदि भास्कराचार्य जो सबसे महान ऐसे शास्त्रज्ञ थे, पूरी जिंदगी उन्होंने यही रह के खगोल शास्त्र की डेवलपमेंट की। दोस्तों इसी के बाद यही सन 1700 में वहां के राजा लाल सिंह, इन्होंने राजा ने वहां एक ऑब्जर्वेटरी यानी निरीक्षण ऐसे गृह का भी निर्माण किया। अभी कितने लोगों को पता है कि उज्जैन में ऐसा निरीक्षण गृह है? यानी 1700 साल में, यानी अंग्रेज यहाँ एस्टेब्लिश भी नहीं हुए थे, तब कुछ नहीं थे, सिर्फ आए थे धीरे धीरे करके। तब 1700 के 17वें शतक में उन्होंने उसकी इस ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया ताकि हम खगोल शास्त्र की पढ़ाई कर सके। अभी कितने लोगों को पता है, मुझे बताइए, कि उज्जैन में इतना बड़ा, इतनी बड़ी प्लेस है। हो सकता है कि उज्जैन के कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन बाकी सब लोगों को पता ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी साइंस का जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट जगह इस उज्जैन में, ऐसी ऐसी जगह में है। लेकिन यही जगह अगर अमेरिका में होती, लंदन में होती, तो ये तो उनका नेशनल, राष्ट्रीय स्मारक होता। और हमारी ये परिस्थिति है कि हम जानते भी नहीं, बच्चों को तो पता नहीं, उनको उनके किताबों में ये सब कुछ लिखा नहीं, लेकिन हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी पता नहीं कि उज्जैन में ये सब कुछ ऐसा है। और मैं कहता हूं कि सिर्फ उज्जैन में नहीं है, आप जिस भी राज्य में रह रहे हो, जिस भी जगह में रह रहे हो, आप सिर्फ थोड़े से अपने तहसीलों को देखिए बराबर से। हो सकता है कि कई सारे ऐसी चीजें निकले जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, और जो बिलीव नहीं कर सकते, इतने ज्यादा डेवलप्ड ऐसी जगह है वो। ये गैलीलियो गैलीली करके एक शास्त्रज्ञ है, खगोल शास्त्रज्ञ है, जो जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि ये मॉडर्न जो साइंस है, विज्ञान है, उसके आद्य जनक है, यानी पिताश्री है। उन्होंने 1600 में बोला था कि पृथ्वी गोल है। आज अगर आप अपने बच्चों को पूछोगे कि कौन वो साइंटिस्ट है, शास्त्रज्ञ है कि जिन्होंने बोला, दुनिया को बताया कि पृथ्वी गोल है, तो वो इनका ही नाम देंगे। गैलीलियो ये पहले थे जिन्होंने, और ये हमने सबने पढ़ाया है, आपने भी पढ़ा होगा। लेकिन सच बात क्या है? सच बात तो यह है कि इस गैलीलियो के बहुत पहले, हजारों सालों पहले, हमारे जो आर्यभट्ट थे, इन्होंने कहा पृथ्वी गोल है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इनके नेक्स्ट जो ब्रह्मगुप्त थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि ये पृथ्वी सिर्फ गोल नहीं है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, और ये अपने एक्सिस पे घूमती है, अपने एक्सिस पे घूमती है, और वो सूरज के इर्द गिर्द भी घूमती है। यानी रोटेशन, रेवोल्यूशन, वो ब्रह्मगुप्त ने दुनिया को उस टाइम में बताया था। ये ब्रह्मगुप्त थे जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया, हमने दुनिया को जीरो दिया। उसके बाद मैथमेटिक्स से गणित की शुरुआत पूरी दुनिया में हो गई। इनफैक्ट 3500 साल पहले जो ऋग्वेद लिखा गया था, उसमें भी ये पृथ्वी गोल है, ये इसमें लिखा है। ये मिल्की वे, ये आकाश गंगा जिसे कहते हैं, मॉडर्न साइंस में इसको मिल्की वे कहते हैं। अभी हमें समझा कि ऐसे मिल्की वे होता है जिसमें करोड़ों ऐसे तारे हैं, और इन करोड़ों तारों में से एक तारा है सूरज। ये सब डिटेल जो अभी हमको अलग अलग चीजों से दिखाई दे रहे हैं, दूरबीनों से दिखाई दे रहे हैं, ये हजारों साल पहले भारत ने दुनिया को बताया है। हमने पुराणों में लिखा है आकाश गंगा मंदाकिनी। ये जो गैलेक्सी है, ये सब मिल्की वे, इसको आकाश गंगा कहते हैं हम। आकाश यानी स्काई, आकाश, और गंगा यानी रिवर, जो हमें पता है। ये सभी तारे जो भी दिख रहे हैं, ये एक नदी के एक ड्रॉप जैसे, पानी के तरह एक दिशा में धीरे धीरे मंद स्पीड में जा रहे हैं आगे, इसलिए रिवर, आकाश गंगा। और मंदाकिनी यानी गैलेक्सी, मंद यानी धीरे धीरे करके चल रहे हैं। तो ये साइंस, ये नॉलेज, ये सब कुछ भारत ने इतने हजारों साल पहले दुनिया को बताया है। अल बरूनी करके बहुत ग्रेट पर्शियन ऐसे एस्ट्रोनॉमर है, उन्होंने कई सारे काम किए, कई सारी किताबें लिखी है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका इस विषय में है। वो ऐसे थे कि उनको संस्कृत बहुत अच्छी तरह से आता था, उन्होंने संस्कृत का बहुत अच्छी पढ़ाई की थी। क्यों? आप समझ सकते हैं। उन्होंने अपने एक किताब लिखा था सिर्फ हिंद के ऊपर, किताबुल हिंद, और उन्होंने उसमें लिखा है कि इस हिंदुस्तान में, इस भारत में ये खगोल शास्त्र इतना ज्यादा डेवलप था, बहुत ज्यादा, कि बाकी के कोई भी देश इतना पास में भी नहीं था, ऐसा उन्होंने खुद लिखा है।
दोस्तों उसके बाद लालाचार्य करके एक शास्त्रज्ञ थे जो आज से 1300 साल पहले थे, और उन्होंने अपनी किताब शिशाद्री वृद्धि तंत्र, ऐसे इस किताब में इस एटमॉस्फेयर यानी ये जो वातावरण है, वायुमंडल है, इसके 7 अलग अलग लेयर्स है ये बताया था। अवाह, प्रवाह, उद्वाह, संवाह, सुवाह, परिवाह, पारावाह, ऐसे 7 उन्होंने बताया। 1300 साल पहले ये उन्होंने बता के अपने किताब में लिखा है। और फिर अभी ये मॉडर्न साइंस में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अब ये मॉडर्न साइंस पूरे इस दूरबीन के साथ है जिसको हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों चलिए समझते हैं इस एटमॉस्फेयर के लेयर्स को। तो हमारे इस एटमॉस्फेयर में, ये वातावरण में, वायुमंडल में 5 ऐसे स्पेयर है, लेकिन छठवां भी है आयोनोस्फेयर, लेकिन उसकी एक स्पेशल ऐसी जगह नहीं है। शुरुआत करते, पहला जो स्पेयर है, पहली जो लेयर है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ये जो वातावरण में पहला जो लेयर है उसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपो का मतलब है चेंज। जमीन को लग के ऑलमोस्ट 10 से 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक ये रहता है। पानी के ऊपर ये 10 किलोमीटर तक रहता है, जमीन के ऊपर ये 20 किलोमीटर तक रहता है ये लेयर। और जो पोल है, ध्रुव, उसके ऊपर सिर्फ 6 किलोमीटर तक रहता है ये पोल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये जो लेयर है, इस लेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर, हवा ठंडी होती जाती है, प्रेशर कम होता जाता है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लेयर है जिसमें 75% हवा है। यानी पूरा जो एटमॉस्फेयर जिन हवा से बना है वो सभी हवा कॉन्सेंट्रेट होके इस 75% ये इस पहले 18 से 20 किलोमीटर में है। जो भी पानी, जो भी बाष्प इस पूरे वातावरण में है, 99% जो बाष्प है वो हवा है, वो इसमें रहता है। ये वो जगह है ट्रोपोस्फियर की जहां पूरे हम लोग देखते हैं ना, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, साइक्लोन है, ये सब कुछ होता है इस ट्रोपोस्फियर में। हम जो विमान का इस्तेमाल करते हैं, ये जो एविएशन इंडस्ट्री है, यहाँ वहां जाते हैं, ये विमान वो जो जाते हैं इसी दायरे में जाते हैं, इसी लेयर में उड़ते हैं। दूसरी जो लेयर है उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, और ये उस 20 किलोमीटर से लेके 50 या 55 तक होता है किलोमीटर। और इसमें होते हैं वो ओजोन। अभी ये ओजोन है कि जो एक जिससे ऑक्सीजन तैयार होता है, लेकिन ये ओजोन है जो हमें उस अल्ट्रावायलेट रेस से बचाते हैं, जो सूरज में कंटिन्यूसली हर सेकंड तैयार हो रहे हैं। हमने देखा कि अमेरिका के वो एटम बम के बाद 1 सेकंड में रेडिएशन से पूरी जो की हानि हो गई, मृत हो गए सब, उससे बचाने का काम ये स्पेयर करता है, स्ट्रेटोस्फियर। और इस स्पेयर में क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि पहले 20 किलोमीटर तक जैसे ऊपर जाते वैसे ठंडी बढ़ती है, यानी टेम्परेचर कम होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें इस लेयर में टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तीसरा जो लेयर है उसे कहते हैं मेसोस्फियर। अभी मेसोस्फियर 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है, और ये भी ठंडा होता जाता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाए वैसे ठंडा होता जाता है, और वातावरण का सबसे ठंडा जो प्रदेश होता है वो यहाँ होता है। यानी यहाँ टेम्परेचर -90 डिग्री पर चला जाता है। उसके बाद में होता है थर्मोस्फियर, वो बहुत बड़ा, इन सबसे ज्यादा बड़ा होता है। 80 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक ये स्फीयर होता है। और ये जो थर्मोस्फियर है, ये वो स्फीयर है कि जिसमें हमारे ये स्पेस स्टेशन वगैरह, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और बाकी सब हमारे यहाँ काम करते हैं। और ये वो जगह है, ये वो लेयर है कि जिसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना, वैसे टेम्परेचर बहुत बढ़ता है। इतना बढ़ता है कि वो टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। लेकिन इस थर्मोस्फीयर में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है आइनोस्फीयर। दोस्तों आइनोस्फीयर यानी क्या? तो आइनोस्फीयर ऐसी कोई एक सेपरेट लेयर नहीं है, ना ही उसकी कोई फिक्स जगह है कि मैं आपको बोलूं कि मेसोस्फीयर के बाद ये आइनोस्फीयर आता है, नहीं। आइनोस्फीयर यानी क्या? तो ये जो वायुमंडल है, ये जो हवाएं है, ये हवा के जो कण है वो चार्ज हो जाते हैं इस सूरज के अल्ट्रावायलेट रेस के साथ। और फिर वो चार्ज होने के बाद फिर वो ये जो चार्ज आयन है उनके फिर वो अपनी लेयर बनाते हैं, इसे कहते हैं आइनोस्फीयर। और ये चार्ज लेयर ना कहीं भी हो सकती है, कभी कभी ये बहुत नीचे होती है, कभी कभी बहुत ऊपर होती है, दिन में अलग होती है, रात में अलग होती है, ध्रुवों पे अलग होती है, ऋषु ऋतु पे अलग होती है। तो इसके अलग अलग प्रकार भी है। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल बहुत काम के हैं,
क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल आपको सभी इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां देते हैं। इनफैक्ट आपकी जो बैटरी होती है ना, जो कार में होती है, मोटरसाइकिल में होती है, घर में होती है, ये बैटरी में वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। बैटरी में चार्ज वो आयंस होते हैं जो ऊर्जा निर्माण करते हैं, और फिर वो जलने के बाद हमको वो बैटरी की फिर रिचार्जिंग करनी पड़ती है। तो ये चार्ज जो आयन है, ये है कि जो ये सभी इंफॉर्मेशन, ये जो हम लोग एक जगह टीवी देखते हैं, कहीं तो इंसिडेंस होता है, ये सब काम इसमें करते हैं। अब कौन सा गैस कैसे आयोनाइज होता है, कौन से हाइट पे होता है, इसकी भी पूरी पढ़ाई हो चुकी है। ऑक्सीजन कहाँ आयोनाइज होता है सबसे ज्यादा, फिर ऑर्गन कहाँ होता है, नाइट्रोजन कहाँ होता है, ये सब उसमें अलग अलग हाइट के ऊपर अलग अलग है। इनफैक्ट इसकी अलग अलग लेयर्स है, इसकी बहुत सारी शाखाएं है। हर शास्त्रज्ञ, हर अभी रिसेंट टाइम में बहुत सारी पढ़ाई इसकी हुई है, क्योंकि इसके सारे एप्लीकेशन इतने हैं, इसके फायदे, इसके इतने सब कुछ है। तो इसमें F1, F2 यानी दिन में कौन से लेयर्स है, रात में कौन से लेयर है, इसकी पूरी पढ़ाई हो चुकी है। और इसका कारण है कि इसके एप्लीकेशन, इसके फायदे। अभी अभी आज मोबाइल टावर आए कुछ सालों पहले, तब से मोबाइल वगैरह चालू है। लेकिन आपको पता है कि अगर एनडीआरएफ टीम जाती है, या कुछ भूकंप या कुछ प्रॉब्लम होती है, जहां कोई मोबाइल टावर भी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता है, तो कैसे वो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं? तो जिस प्रणाली का उपयोग करते हैं, ये वही कुदरत ने बनाई हुई प्रणाली है। ये वो चार लाइन जो वहां रहते हैं, इनफैक्ट आज भी हम लोग बहुत सारी चीजों में उसका ही इस्तेमाल करते हैं। रेडियो वेव्स वगैरह ट्रांसमिट करने का काम ये चार्ज आयन करता है। इनफैक्ट आयनोस्फीयर ऐसा स्फीयर है कि इसके बारे में एक अलग सेशन हो सकता है। ये छोड़ के फिर आखिरी जो स्फीयर है वो है एक्सोस्फीयर। 700 किलोमीटर, 800, 1000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक होता है। इसको एक्सोस्फीयर ऐसा कहते हैं क्योंकि इसमें जो हवा है बहुत बहुत ज्यादा पतली होती है, यानी बहुत कम होती है। इसमें हवा के आयन जो है वो कभी वातावरण में हो सकते हैं, स्पेस में जाते हैं तो ऐसे आते जाते रहते हैं। इसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो दोस्तों, इस एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर वो चीज है कि जो हमें इस अल्ट्रावायलेट रेस से, हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है, और एक स्पेशल हमारी कोटिंग तैयार करती है, जिसकी वजह से फिर ये जिंदगी मुमकिन है। इनफैक्ट अगर आप पृथ्वी के और बाकी आजू बाजू के ग्रह उसके बारे में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना काम का हमारा एटमॉस्फेयर है। ये वही एटमॉस्फेयर है कि जिसकी वजह से इतने सुंदर कुदरत का हम नजारा देख सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बारिश जो वजह से होती है, गर्मी, ठंडी, जो कुछ जो हम अनुभव करते हैं, ये सब कुछ होता है इस एटमॉस्फेयर की वजह से। अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करते, नहीं तो हमारा वही मंगल, चांद इस जैसा काम होता था, वो काम करते हैं। वाटर साइकिल मेंटेनेंस में ये काम होता है, जो भी पानी की जो रिसाइकलिंग ये करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे लिए एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट एक कुदरत ने, भगवान ने बनाया है। क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि सूरज की निर्मित कैसी हुई, तो दो पत्थरों के टकराने से बहुत ज्यादा उस न्यूक्लियर रिएक्शन से हुई। तो वो पत्थर है स्पेस में जो आते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम पत्थर तो हवा में ही ये कुदरत, ये जो हमने कुदरत ने जो बनाया है ना करिश्मा, वो उसके चूरा उसकी पाउडर कर देता है, एक तो स्पेस में चला जाता है, नहीं तो हमारे यहाँ गिरता है तो हमको पता भी नहीं चलता। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्लैंकेट है दोस्तों। आज ये ना, ये ब्रह्मांड की एक छोटी सी चीज समझने की हमने कोशिश की, लेकिन ये ब्रह्मांड, ये कुदरत, ये विश्व एक ऐसी चीज है कि जिसको जितना ज्यादा आप समझोगे ना, जितनी ज्यादा समझने की कोशिश करोगे, जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे, तो समझ में आता है कि हम क्या है, हम कितने सूक्ष्म हैं। इनफैक्ट हमारा कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इनके सामने ऐसा लगता है। इस कुदरत के सामने कुछ भी नहीं है, और इसीलिए हमें वही करना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे साइंटिस्ट ने किया। ये सब समझने के बाद उनको पता चला कि कुदरत की शक्ति इतनी महान है कि हम उसके सामने सिर्फ नतमस्तक हो सकते हैं, उसकी सिर्फ पूजा कर सकते हैं, उसकी दिशा में चल सकते हैं, और बस वही करना है। लेकिन आज और एक बात समझ में आई कि ऐसा सब्जेक्ट जो कितना टेक्निकल लगता है, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें अभी अमेरिका के कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां स्पेस के ऊपर कंपनियां तैयार, स्पेस एविएशन, स्पेस ट्रेवलिंग, ऐसे कुछ तैयार कर रही है। ऐसे सबसे ज्यादा टेक्निकल चीजों में भारत कहाँ था? क्या है भारत? हम जिस भूमि में रहते हैं वो भारत कितना महान है, कितना महान था, और कितना महान आज भी है और हो सकता है। और बस हमारा एक ही मकसद है, हमारे इस महान देश को मिलकर फिर से सबसे महान बनाने का। थैंक यू।